नमस्कार, कानूनी चर्चा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजीव। कानूनी चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी की धारा 498। इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे आईपीसी की धारा 498 क्या कहती है और इस धारा में कैसे सजा और जमानत होती है। इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। साथ ही कानूनी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। हम उनसे उनके सवालों का जवाब भी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश है अपना, इसके इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा महिलाओं का योगदान हमेशा ही बना रहा है। अपने देश में निर्माण में महिलाओं का बहुत ही योगदान रहा है। महिलाओं का योगदान आपको मिल ही जाएगा और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस देश में बहुत से कानून बनाए गए हैं, जिसमें से एक कानून है धारा 498A, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया है। ज्यादातर देखा जाता है एक महिला शादी के बाद एक नए परिवार में जाती है तो ऐसा पाया जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, हिंसा होती है और इसका एक प्रमुख कारण है दहेज। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि महिला की जान भी चली जाती है। महिला के साथ ससुराल में दुर्व्यवहार से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 वजूद में आई। धारा 498 यानी महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की हालत में बचाने वाला कानून है। क्रूरता की परिभाषा को ही बताता है। सेक्शन 498 के मुताबिक अगर पति या पति के कोई रिश्तेदार महिला बहू के ऊपर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या हिंसा करते हैं तो 3 साल की जेल और जुर्माना होता है। कोई भी ऐसा काम जिससे महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जाए या उसे किसी तरीके से शारीरिक हानि पहुंचाई जाए, फिर उसकी जिंदगी को खतरा हो, महिला के ऊपर दबाव बनाया जाए या किसी तरीके की संपत्ति मांगने के लिए अथवा किसी को देने के लिए, इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोग आरोपी बनाए जाते हैं। वहीं शादीशुदा महिला पति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है तो यदि मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई तो पुलिस 304B के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करती है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सहयोगी अधिवक्ता से जानेंगे क्या है उनका सवाल। आप अपना सवाल पूछें। सर, हम जानना चाहते हैं क्या दहेज देना भी अपराध की श्रेणी में आता है? देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 कहती है दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध है। दहेज देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर लड़का पक्ष दहेज की मांग करता है तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। सर, हमारा दूसरा सवाल है 498 के तहत शिकायत कैसे दर्ज की जाती है? देखिए, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 में बताया गया है कि आईपीसी 1860 की धारा 498A में वर्णित अपराध का आरोप लगाते हुए अगर कोई शिकायत की जाती है तो यह घटना के 3 साल के अंदर पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा प्रतिकूलता करने का भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 में बताया गया है कि न्यायालय को ऐसे किसी अपराध में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा समाप्त करने की बात पर विचार किया जा सकता है यदि न्यायालय इस बात से सहमत है कि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। सर, हमारा तीसरा सवाल है आपसे, आईपीसी की धारा 498A में जमानत कैसे होती है? देखिए, इस धारा के अंतर्गत 498 में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामले में और किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पुरुष पक्ष के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान किया है, परंतु गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को धारा 498A की कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें, अग्रिम जमानत के लिए न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करनी होती है। यदि पहले का किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है तो अग्रिम जमानत मिल सकती है। यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि यदि आरोपी को पूर्व में किसी भी तरह के जुर्म में दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है तो जिसकी सजा 7 साल से अधिक हो तो न्यायालय उसे अग्रिम जमानत नहीं देगी।
सर हमारा चौथा सवाल है आपसे, धारा 498A में वकील की जरूरत क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आईपीसी सेक्शन 498 का अपराध एक संज्ञेय अपराध है जिसमें कारावास की सजा का प्रावधान भी है, जिसकी समय सीमा को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस अपराध में कारावास के दंड के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। ऐसे अपराध में किसी भी आरोपी को बच निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत कठिन है। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए केवल एक आपराधिक वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो किसी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और अगर वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी कराया जा सकता है। एक आपराधिक वकील जिसको इस केस की जानकारी हो, जिसने इस तरह के केस लड़े हों, उसे करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यह था कानूनी चर्चा पर हमारा खास कार्यक्रम। हम फिर हाजिर होंगे अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार। तो यह था कानूनी चर्चा पर हमारा खास कार्यक्रम। हम फिर हाजिर होंगे अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।